जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज आइए हमें दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश को देखें, जिसका कालखंड 1414 से लेकर 1451 सी तक था। और ये इसका संस्थापक खिज्र खां, जो मुल्तान का गवर्नर था, उसे माना जाता है। और इसमें ये होती कि तुगलक के वंश का अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में तैमूर लंगे का आक्रमण होता है, जो कि एक मंगोल आक्रमणकारी था। और दिल्ली पर आकर इसने दिल्ली को लूटा एवं कत्लेआम मचाई। और भारत के बहुत बड़े उत्तर भारत के बहुत बड़े भूभाग पर यह अपना कब्जा कर लेता है। और जब यह वापस से लौटता है तो वह मुल्तान के गवर्नर खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि भारत में जीते गए प्रदेश का बना के चला जाता है। तो इसी कारण खिज्र खां, देखिए, इसने सुल्तान की उपाधि धारण न कर रैयत आला की उपाधि धारण की। मतलब यह अपने को तैमूर का रैयत ही समझता था, जिसके कारण यह तैमूर को नियमित कर भेजता था। और दूसरा, तैमूर की मृत्यु के बाद देखा जाए तो उसके पुत्र शाहरुख को भी वह नियमित कर भेजता था। यानी भारत में वह अपने को तैमूर का ही वायसराय समझता था। आइए देखते हैं आगे। वह अपने को तैमूर का रैयत ही समझता था। जब तक वह जीवित रहा, तैमूर का अपने को रैयत ही माना और तैमूर को नियमित कर अदा करता था। तैमूर के बाद उसके पुत्र शाहरुख को भी वह कर भेजता था। मतलब समझिए, किसी प्रकार से वह इसका प्रतिनिधि मान के चलता था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तैमूर वापस जाते समय उसे मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का शासक नियुक्त किया, अपना उत्तराधिकारी बनाया जीते हुए प्रदेश का। और इस प्रकार देखा जाए तो इसकी मृत्यु हो जाती है 20 मई 1421 को इसकी मृत्यु हो जाती है। और खिज्र खां के बाद उसका पुत्र जो रहता है मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली का शासक बना। जहां तक मुबारक के शाह की बात है, इसने सबसे ज्यादा हिंदुओं को उच्च पद पर बैठाया। और देखा जाए तो इसके समय दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम की। यह अपने सामंतों को संतुष्ट करता था। मतलब किसी न किसी प्रकार से देखा जाए तो यह एक सैयद वंश का योग्यतम उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। और इसी समय देखिए, इसने यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर की स्थापना की, और जिसका उल्लेख है, यही सैयद वंश का उल्लेख उस समय के उसके दरबार में रहने वाले याहा बिन अहमद सरहिंदी ने दिया है, जिसने अपनी पुस्तक तारीख मुबारक शाही लिखी है। ये मुबारक शाही हम कह सकते हैं क्या, सैयद वंश के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जा सकता है। तो मुबारक शाह अपने समय का एक योग्य उत्तराधिकारी था, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद यदि देखा जाए तो मोहम्मद शाह, जो इसका भतीजा था, उसने शासन व्यवस्था संभाली, जबकि वह यहीं से सैयद वंश का पतन प्रारंभ हो जाता। मुबारक शाह के समय ही मालवा का सूबेदार महमूद दिल्ली पर आक्रमण करता है, और मुबारक शाह ने इसके लिए बहलोल लोदी, जो कि मुल्तान का गवर्नर था, उसी सहायता लेता है। बहलोल लोदी के दिल्ली पहुंचने पर मुबारक शाह मालवा के शासक महमूद से संधि के लिए भेजता है, लेकिन महमूद के क्षेत्र पर गुजरात के शासक के द्वारा आक्रमण किए जाने के फलस्वरूप वह वापस मालवा लौट जाता है। और इस प्रकार दिल्ली एक बार सुरक्षित हो जाती है। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को दिया, और बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहकर संबोधित किया, और इसे खान ए खाना की उपाधि दिया। यदि देखा जाए तो बहलोल लोदी के पास उस समय मुल्तान, यह एक अफगानी था, और इसके पास से मुल्तान और पंजाब का क्षेत्र इसके पास से था। और यह अब दिल्ली को कर नहीं देता था, यानी स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करता था। बहलोल लोदी की इच्छा दिल्ली पर शासन करने की हुई। यह उसी समय 1443 में दिल्ली पर आक्रमण करता है, लेकिन यह किसी कारण से यह सफल नहीं हो पाता। फिर आगे देखा जाए तो मोहम्मद शाह के बाद उसका पुत्र सैयद वंश का, जो कि अंतिम शासक हुआ, अलाउद्दीन आलम शाह बनता है। अलाउद्दीन आलम शाह को किसी प्रकार से कोई शासन में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपने को योग्य सिद्ध करने के लिए यह दिल्ली में अपने वजीर हामिद खां से झगड़ा करके यह बदायूं चला जाता है, और बदायूं में ही यह रहता है। दिल्ली में सुल्तान ना होने पर हामिद खां ने मुल्तान के गवर्नर बहलोल लोदी और नागौर के
सूबेदार कयामत खां को दिल्ली आमंत्रित किया और उसकी इच्छा थी कि वह जो दिल्ली पहले पहुंचता है वह उसके हाथ की कठपुतली हो जाएगा। हामिद खान ने ऐसा सोचा था। तो दिल्ली के मुल्तान दिल्ली के करीब होने के कारण सबसे पहले बहलोल लोदी आता है और नागौर का जो सूबेदार कयामत खां था वह पुनः वापस दिल्ली से वापस से चला जाता है और बहलोल लोदी के दिल्ली आने पर वह जो सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं था वह उसे आमंत्रित करता है कि वो दिल्ली आ जाए, लेकिन आलम शाह यह बदायूं में ही रहना सुरक्षित समझता है और इस प्रकार अपनी मृत्यु तक वो बदायूं में ही रहता है। बाद में देखा जाए तो बहलोल लोदी दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। इस प्रकार देखिए 2 बार आक्रमण करने के बाद जो दिल्ली उसके हाथ नहीं लगी और उसके बिना युद्ध किए हुए दिल्ली की वह सत्ता संभाल लेता है। इस प्रकार हम देखें कि लोदी वंश स्थापित हो जाती। इतिहासकार के ए निजामी का कहना है कि जहां सैयद वंश मात्र 37 साल तक शासन की, यद्यपि यह देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के कड़ी के रूप में शासन कर रही है, इसका अपना एक महत्व है, लेकिन राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से इसने कोई विशेष योगदान नहीं दिया। और कहा जाता है कि सैयद वंश जो मुल्तान से शुरू हुई और बदायूं तक के जाकर समाप्त हो गई। अलाउद्दीन आलम शाह के मरने के बाद देखा जाए तो जौनपुर का जो सूबेदार था वह इसका दामाद था, इसलिए उसमें हुसैन शाह सरकी का वहां शासन हो रहा था। हुसैन शाह सरकी ने बदायूं को अपने अधीन ले लिया और वह दिल्ली पर भी अपना अधिकार देखा जाए तो सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह रहता है और इसके बाद बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की दिल्ली में स्थापना होती है। लोदी वंश को देखते हैं। लोदी वंश का कार्यकाल 1451 से लेकर 1526 है। 1526 से महत्वपूर्ण तिथि है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इब्राहिम लोदी इसी वंश के अंतिम शासक हैं और इसके बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो ये ध्यान रखिएगा इस डेट 1526 का। और संस्थापक इसका बहलोल लोदी है और 19 अप्रैल 1491 को बहलोल शाह गाजी के नाम से यह दिल्ली का सुल्तान बनता है। और देखिए प्रथम शुद्ध अफगानी राज्य की स्थापना हुई थी और इसने अपने क्षेत्र में बहलोली सिक्का भी जारी किया था और यह अफगानी राजत्व के सिद्धांत को मानने वाला था बहलोल लोदी। इसमें क्या होता है कि अफगानी राजत्व के सिद्धांत के अनुसार भाईचारे की भावना अपने सरदारों के बीच रहती है। मतलब सरदार और सुल्तान के बीच कोई खास फर्क नहीं मानी जाती है इसमें। मतलब वह अपने सरदारों का सम्मान करता है। किसी प्रकार की समस्या आने पर सरदार के साथ ही वह भोजन करता है और समस्या का समाधान करता है। तो देखिए अपने सरदारों के खड़े होने पर वह स्वयं भी खड़ा हो जाता था और अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। ध्यान में रखना है बहलोल लोदी के द्वारा अफगानी राजत्व के सिद्धांत का पालन किया गया। और इसका पुत्र निजाम खान 17 जुलाई 1479 को सुल्तान बना और यह देखिए सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके सुल्तान बना। मतलब इसका अगर मूल नाम यदि देखा जाए तो ये क्या था, निजाम खान, जो कि सिकंदर शाह के नाम से सुल्तान बनता है। और 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की थी और आगरा को दिल्ली की राजधानी बनाया था। हाँ, ये ध्यान में रखिए। और इसने एक भूमि की पैमाइश के लिए एक पैमाना विकसित किया जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। मतलब आप जानते हैं 1 गज बराबर 32 इंच या कहीं 36 इंच भी देता है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। 35 दशमलव समथिंग होता है, तो एक गज बराबर 36 इंच हम मान के चलते हैं। और यह गुलरुखी नाम से फारसी में कविता लिखता था और इसने अपने कांगड़ा अभियान में ज्वालामुखी देवी मंदिर के मूर्ति को लाकर कसाई खाने में रखवाया था और उसके कई टुकड़े करके उस पर मांस कटवाने का काम किया था। तो यह एक प्रकार का धर्मांधे मुस्लिम शासक था। ये सिकंदर लोदी के बारे में कुछ फैक्ट्स को और जानते हैं हम। नागरकोट की ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था, बताया जा चुका है। और इसने मुसलमानों की ताजिया निकालने और मुस्लिम स्त्रियों कि पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब यह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और यह किसी प्रकार के पीर या फिर मजार को नहीं मानता था यह,
और इस्लाम में जिसके लिए प्रतिबंधित है। और आप सूफीज में पढ़िएगा, सूफीज्म जो है एक प्रकार से भारतीय वेदांत और अरबियन इस्लाम का दोनों का फ्यूजन है। तो लेकिन जो कट्टरवादी होते हैं वो इस चीज को भी नहीं मानते, तो ध्यान इसको रखना है आपको। और संस्कृत के एक आयुर्वेदिक के ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था इसने फ्रंगे सिकंदरी के नाम से, याद रखिएगा। और इसकी मृत्यु 21 नवंबर 1507 को हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बनता है। देखिए, इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोदी इब्राहिम शाह लोदी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो ध्यान रखना, नाम है इब्राहिम शाह लोदी के नाम से यह सुल्तान बना था। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह शक्की मिजाज का व्यक्ति था और यह अपने सरदारों, सामंतों या अपने रिश्तेदारों सभी पर यह शक किया करता था। इसी कारण देखा जाए तो पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोदी और इसका चाचा आलम खां इसके शक से परेशान होकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए ये लोग निमंत्रण देते हैं, यानी उसे पत्र लिखते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो उस समय किंग ऑफ राजपूताना राणा सांगा, जो राणा संग्राम सिंह के नाम से जाने जाते थे, वो भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देते हैं, यानी उसको पत्र लिखते हैं। तो देखा जाए तो राणा सांगा का बाबर को निमंत्रण देना वह एक प्रकार से राजनीति की इच्छा शक्ति थी उसकी। और जबकि दौलत खान लोदी जो पंजाब का गवर्नर था और आलम खां जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, वह उसके सके की नियत से परेशान होकर वह बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच देखा जाए तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में संभवतः दिल्ली सल्तनत का यह इब्राहिम लोदी प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल पर मारा गया। और इसके बाद, इसी युद्ध के बाद देखा जाए तो बाबर द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई थी। और एक और फैक्ट जान लीजिए, सिकंदर लोदी का वजीर जो मंत्री था मियां भुइया ने 1505 में दिल्ली का मोठ मस्जिद बनवाया था। इस प्रकार आप दिल्ली सल्तनत को पूर्ण किए। अब दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रशासन को हम देखते हैं। अब सल्तनत कालीन राज व्यवस्था को देखी जाए तो देखिए, सल्तनत कालीन राज व्यवस्था इसमें सुल्तान का पद सर्वोच्च पद होता था, जो कि केंद्रीय प्रशासन में शीर्ष स्थान पर रहता था। और यह इसके मंत्रिमंडल यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, मजलिस ए खलवत, सबसे ऊपर सुल्तान, उसके बाद मजलिस ए खलवत। और मजलिस ए खलवत के अंतर्गत जो सभा होती थी, जैसे बाड़ ए खास यानी दरबारी, खान, मलिक, अमीर के साथ साथ सुल्तान सम्मिलित रूप से मिलकर किसी विषय पर विचार विमर्श करते थे। तो ध्यान में रखिएगा, बाड़ ए खास जैसे लोकसभा होती है उसी तरह बाड़ ए खास। और देखिए, बाड़ ए आजम यानी ये एक्सिक्यूटिव बॉडी थी, मतलब किस प्रकार कार्यकारिणी काम करेगी। तो राजकीय कार्य के लिए सुल्तान जो है उसका अपना एक बाड़ ए आजम होता था। तो बाड़ ए खास समझ गए, बाड़ ए आजम समझ गए। अब सुल्तान के नीचे वजीर होता था, और वजीर जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, और वह राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय राजस्व विभाग के लिए के अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, दीवान ए मुस्तखराज। तो ध्यान रखिएगा उसको। अब देखिए, मुशरिफ ए मुमालिक है, ये राज्य एवं में प्रांतों का लेखाकार होता था, यानी इसको एक तरफ से महालेखाकार कह सकते हैं, यानी अकाउंटेंट जनरल ये था एक तरफ से। और मजमुआदार या मजूमदार जो होते थे, उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला मजूमदार या मजमुआदार कहलाता था। और खजीन जो है कोषाध्यक्ष को कहते थे। मुमालिक यानी मतलब इसी के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होती थी, दीवान ए अर्ज, यानी मतलब सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था उसको आरिज मुमालिक कहते थे, और अर्ज हो गया एक्चुअल सैन्य विभाग। और सद्र उस सुदूर जो है दान विभाग का प्रमुख कहलाता था। और काजी उल कुजात सुल्तान के बाद न्यायाधीश के रूप में काम करने वाला काजी जो होता था उसको काजी उल कजात कहते। कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आपने सर्वोच्च पर सुल्तान को देखा, उसके बाद मुशरिफ ए मुमालिक, फिर मजूमदार, फिर खजीन, और फिर देखा जाए तो सद्र उस सुदूर, काजी उल कुजात सब टर्म को देखा। अब देखिए,
वरीद ए मुवालिक यानी गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, और वकील ए दर सुल्तान के व्यक्तिगत सेवा का प्रमुख होता था, वकील ए दर, और दीवाने खैरात दान विभाग, और दीवाने बंदगान दास विभाग, और दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग थे। जिसमें आप जानते थे दीवाने बंदगाह हो गया, दीवाने इस्तेहाक हो गया, और दीवाने खैरात है, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब देखिए एग्जाम में प्रमुख विभाग और उसके संस्थापक का नाम पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिए। जैसे आपने पढ़ा था दीवाने मुस्तक राज जो है वो वित्त विभाग था, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। इससे पहले देखा जाए तो वजीर ही इस मामले का प्रधान होता था, राजस्व विभाग या वित्त विभाग का प्रधान वजीर होता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसके एक नए डिपार्टमेंट की घोषणा की जिसको दीवाने मुस्तखराज कहा जाता है, मुस्तखराज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और दीवाने को ही यानी ये कृषि विभाग था, या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, और दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य विभाग, और यह गयासुद्दीन बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये विभाग बार बार एग्जाम में पूछे जाते थे। अब देखिए आपने जैसे मजलिस ए खलवत यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखा था, उसमें बहुत से अमीर होते थे, खान होते थे, सिपा सालार होते थे, दीवाने अर्ज के प्रमुख होते थे, मतलब बहुत से लोगों के प्रमुख लोगों को लेकर वह परामर्श करता था इससे संबंधित। तो ये जो अधिकारी होते थे और इसके रैंक क्या होते थे, इसको आइए हम देखते हैं। तो अगर कोई सिपाही है तो सबसे निचला ओहदा है उसका, और सिपाही के ऊपर पैदल सिपाही के ऊपर अश्वरोही होता था। तो देखिए 10 अश्वरोही जिसके अंतर्गत होते थे उसको सर एक खेल कहा जाता था। वो व्यक्ति सर एक खेल कहलाता था जो 10 अश्वरोही को अपने अंदर रखता था। और देखिए 10 सर एक खेल जिस जो रखता था उसको सिपा सालार कहते थे, और 10 यदि सिपा सालार जो रखता था वो अमीर कहलाता था। मतलब अमीर का मतलब हुआ सरदार, तो सरदार के नीचे 10 सिपा सालार होते थे, और 10 से अगर जो अमीर उसके अंदर रहता था तो उसको मलिक कहा जाता था, और मलिक के बाद देखा जाए तो वो 10 मलिक रखने वाले को खान कहा जाता था। इसमें के बारे में देखा होगा, सबसे पहले वह सिपा सालार था, और सिपा सालार के बाद वह अमीर बना, और अमीर के बाद वो मलिक बना, और मलिक के बाद वो खान बना, और खान के बाद ही देखा जाए तो वह सुल्तान बना। और अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर वर्ग यानी उसके सरदार थे जो प्रभावहीन हो गए थे। इससे पहले आपने इल्तुतमिश के समय देखा था कि दल ए चहलगानी यानी 40 से सरदारों का जो तुर्की सरदारों का दल था वह प्रभावी हो गया था, और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वो ही सत्ता बदल रहे थे। लेकिन बलबन ने दल ए चहलगानी को समाप्त कर दिया, और अलाउद्दीन खिलजी के समय भी किसी प्रकार की सरदारकी नहीं चली थी। तो आइए यहाँ देखते हैं बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर प्रभावहीन हो गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि बलबन ने जिल्ले इलाही कहा अपने को, मतलब खुदा की छाया पृथ्वी पे कहा, और इसने नायब खुदाई का भी की उपाधि धारण की, मतलब कहा जा सकता है कि अल्लाह के बाद यदि कोई पृथ्वी पर है तो वो राजा है, मतलब राजा के दैवीय अधिकार को ये दोनों लेके चले थे। अमीर का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोधी काल में। तो आपने बहलोल लोधी को देखा, बहलोल लोधी अपने सामंत के साथ मिलकर विचार विमर्श करता था और साथ में ही भोजन करता था, और उसने अपने सामंतों को मकसद ए अली कहा था, ध्यान रखिएगा। और दीवानी ईसा जो है वो पत्राचार विभाग था। देखिए ये सब ही पुनः फिर आपको मुगल काल में दिखाई देंगे, यही शब्दावली सब, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिए। शासक के विश्वास पात्र लोग ही वरीद पद पर थे। वरीद का मतलब होता है गुप्तचर के पद पर थे, और ये वरीद के प्रमुख पद पर जो शासक के निकटस्थ होते थे उन्हीं को ही रखा जाता था। और पीडब्ल्यूडी देखा जाए लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और इसके अंतर्गत ही नहरों एवं सार्वजनिक भवनों का निर्माण होता था और देखरेख का भी कार्य किया जाता था। अब देखिए सुल्तान की अस्थायी सेना खास खेल कहलाती थी, ये टर्म ध्यान में रखिएगा, खास खेल। और बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले मशीन मंगलिक और अर्राद कहलाते थे। काल में सल्तनत सर्वोच्च इकाई है, मतलब अगर देखा जाए तो इसका प्रमुख सुल्तान होता है, और इसके अंतर्गत बहुत से प्रांत थे, मतलब प्रांत को इक्ता या सूबा कहा जाता था। इसका प्रमुख नायब वली या मुक्ति कहलाता था, और उसके बाद प्रांत जो है कई जिले में बटा हुआ था जिसको सिख कहा जाता था, और इसके प्रमुख जो संचालन करते थे राज्यकार्य को उसको सिकदार कहा जाता था, जो कि एक सैनिक अधिकारी होता था, ना कि सिविल अधिकारी, ध्यान में रखना है। और सिख जो है
कई परगना में विभक्त था और परगना के प्रमुख को आमिल कहा जाता था और लगान की दर परगना में निर्धारित करने वाला एक अधिकारी था जिसे मुशरिफ कहा जाता था। ध्यान में रखना है आपको। और फिर परगना देखा जाए तो कई परगना मतलब 100 गांव मिलके जो एक शहर या 100 गांव मिलके एक परगना का निर्माण होता था और उसके प्रमुख को अमीर ए सदा कहते थे जो कि परगना के अंतर्गत रहता था। और फिर देखिए गांव सबसे छोटी इकाई थी और गांव के जो प्रभावशाली लोग थे उसको खुद कहा जाता था। खुद का मतलब होता है जमींदार। और उसके मुखिया की गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। और वहां जो राजस्व एक अधिकारी होता था वो पटवारी कहलाता था। तो ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो खुद मुकद्दम पटवारी और चौधरी भी होते थे। वो भी राजस्व वसूली से संबंधित थे काम करते थे। तो आप यदि अलाउद्दीन खिलजी के समय देखिएगा तो खुद मुकद्दम और चौधरी या पटवारी के पद पर बड़े बड़े हिंदू जमींदार ही हुआ करते थे जिसके कारण हिंदुओं के प्रभाव को कम करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस पद को ही समाप्त कर दिया था। तो ये पूरी व्यवस्था सल्तनत काल में रहती थी जो कि आगे चल के इसके कुछ भाग को हम मुगल काल में भी देख सकते हैं। इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ की गई इक्ता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए समाप्त कर दिया और इक्ता प्रथा को दोबारा प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और इक्ता में आप जानते हैं क्या कि यह एक सैनिक को उसके सेनाओं के भरण पोषण के लिए एक जमीन का टुकड़ा दिया जाता है और नगद वेतन मान दिया नहीं जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने नगद सेना को प्रदान करना प्रारंभ कर दिया जिसके कारण उसने इक्तेदारी व्यवस्था समाप्त कर दी। इक्तेदारी व्यवस्था के अंतर्गत सामंत शक्तिशाली होते हैं जिसके कारण आप देखें दोबारा जो फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ किया जिसके कारण सामंत शक्तिशाली हो गए और फलतः दिल्ली सल्तनत का पतन सुनिश्चित हो गया। तो यहाँ देखिए सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब तथा रूस से मंगाए जाते थे और हाथी बंगाल से मंगाए जाते थे। ध्यान में सल्तनत कालीन कानून कुरान हदीस से पर आधारित थे। तो कुरान जानते हैं कि मुसलमानों का ये पवित्र धर्म ग्रंथ है और किसी भी प्रकार के इस्लामिक कानून का प्रमुख स्रोत कुरान को माना जाएगा। और हदीस बोला जाता है जो पैगंबर मोहम्मद साहब अपने समय में जो उपदेश दिए उसी उपदेश को हदीस के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ हदीस लिखा हुआ है। और मुस्लिम कानून के 4 प्रमुख स्रोत हैं कुरान, हदीस, इज्मा और क़यास। इज्मा ऐसी चीजों को कहा जाता है कि मोहम्मद साहब और उनके द्वारा जो क्रियाकलाप किए गए थे तो विद्वानों के द्वारा यही जो एक कानून के लिए सम्मिलित रूप से इस्लामिक स्कॉलर जो फैसला करते हैं उसी को इज्मा कहा जाता है। और क्यास है कि विद्वानों की एक मजलिस यानी सभा होती है और उसके द्वारा किसी भी प्रमुख तथ्य को जो कि इस्लामिक है या गैर इस्लामिक है तो उसका विचार विद्वानों के द्वारा किया जाता है और ये भी आधारित होता है कुरान, हदीस और इज्मा के आधार पर। तो उसी को कहा जाता है क्यास लगाना। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में जान लीजिए, जैसे अभी नए दौर में टेलीविजन या मोबाइल आई तो मोबाइल इस्लामिक है या गैर इस्लामिक, तो इसका जो फैसला करेंगे तो विद्वान यानी जो मुस्लिम धर्म के विद्वान हैं वो मिलके ये फैसला करेंगे कि ये क्या कुरान के अनुसार सही है या गलत है। क्योंकि उस समय तो मोबाइल आई नहीं थी, तो अभी आई है मोबाइल, तो ये बोला जाएगा नहीं ये इस्लामिक है, इस्लाम इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो यही चीज है अनुमान लगाना, कयास लगाना, यह सही है या नहीं सही, इसी को कयास कहा जाता है। इसमें भी स्कॉलर होना पड़ता है आपको इस्लाम धर्म का, तभी आप कयास लगा सकते हैं। और इस काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली मुक्ताई कही जाती थी और भूमि की पैमाइश यानी नाप जोखे के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मशाहत कहलाता था जिसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो दिल्ली सल्तनत में जो लगने वाले टैक्स थे उसको देखा जाए तो देखिए उस्र है, तो उस्र है मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर। और आप जानते हैं कि उस्र और जकात जो था वो एक ही कर था, एक ही धार्मिक कर ही मुसलमानों को देना पड़ता था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोनों को अलग अलग कर दिया। और जहां तक जकात की बात है वो संपत्ति का 40वां भाग लगता था या आप 2.5% सालाने के रूप में आयकर दिया जाता था। और खराज हो गया गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर लैंड टैक्स, यद्यपि यही पूरे दिल्ली सल्तनत में मुख्य
स्रोत था आय का। और जजिया सुरक्षा कर, जो गैर मुसलमान होते थे उन्हें इस्लामिक राज्य में रहने के लिए जजिया लिया जाता था। और खम्स जानते ही हैं, युद्ध में लूट का जो धन होता था उसमें भी सरकार का एक भाग होता था, तो उसी को खम्स कहा जाता था। इसके विषय में लूटे हुए धन, जो युद्ध में धन लूटा जाता था सैनिकों के द्वारा, और खानों, भूमि से गड़ा हुआ धन, खजाना, ये सभी खुम्स के अंतर्गत आते थे। और खुम्स से या खम्स से जो प्राप्त संपत्ति में 1/5 भाग पर सुल्तान का अधिकार होता था, और से 4/5 भाग पर जो सैनिक लूटता था माल को, उसको मिलता था, या जो खजाना जिसको प्राप्त हुआ है व्यक्ति को, उस पर उसका अधिकार होता था। ये ध्यान में रखिए। और इसमें भी फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर सभी सुल्तानों ने खम्स का 4/5 हिस्सा अपने पास से रखा था। मतलब ये कंप्लीट जितना खम्स का हिस्सा होता था सब रखा था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन ने इस पर थोड़ा सा डिफर किया था इसको। और सुल्तान सिकंदर लोदी ने भी गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं प्राप्त किया था। ये याद रखिए, सिकंदर शाह लोदी जो था वो खम्स में कोई भाग नहीं लेता था। और देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। और देवल अभी वर्तमान में देखा जाए तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कराची के समीप स्थित है। और यह प्राचीन एवं मध्यकाल में बहुत बड़ा पोर्ट हुआ करता था, यानी बंदरगाह हुआ करता था। और देखिए, सल्तनत कालीन कुछ प्रसिद्ध नगर किसके लिए फेमस थे ये भी आप जान लीजिए। तो सरस्वती, ये शायद सतलज नदी के किनारे सरस्वती का ही अपभ्रंश है, और ये पंजाब सिंध प्रांत में ही देखा जा सकता है इसको। ये चावल के लिए प्रसिद्ध था। और अनहिलवाड़ा जो था व्यापारियों का तीर्थ स्थल कहा जाता था, ये गुजरात का क्षेत्र है। और सतगांव जो है, सतगांव आपके हुगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, यह भी बहुत बड़ा पोर्ट था। अभी वर्तमान में वेस्ट बंगाल में सतगांव है, जो रेशमी रजाई के लिए फेमस है। और आगरा जानते हैं नील उत्पादन के लिए, ये उत्तर प्रदेश में है। बनारस भी उत्तर प्रदेश में है फिलहाल भारत में। सोना चांदी व जड़ी का काम बनारस में किया जाता है। तो इस प्रकार आप दिल्ली सल्तनत से परिचित हुए, और कंप्लीट दिल्ली सल्तनत का आप लूसेंट के मध्यकालीन कंप्लीट प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं आप। इसी तरह एंशियंट की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें आप जाके पूरे एंशियंट को एक बार सुन लीजिए। सुनने से बहुत ज्यादा याद रहता है, जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट प्रश्न आएंगे उससे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर हम कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। विजयनगर साम्राज्य को कल प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।